Hello everyone, welcome back to the channel. In today's video, we will complete BHIC 113 short notes in a very easy and simple way. So this full class is perfect for your revision and exam preparation. So stay connected till the end. Let's start the class. Okay, so we'll start with the first topic, which is revolt of 1857. ओके रिवॉल्ट ऑफ 1857, जिसे कि हम हिंदी में रिवॉल्ट मीन्स विद्रोह होता है बेसिकली. ओके, सो 1857 का विद्रोह पढ़ने वाला है. द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज द फर्स्ट मेजर अपराइज अगेंस्ट ब्रिटिश रूल. इट स्टार्टेड इन मेरठ and spread to many parts of North India. The main causes were political annexations, economic exploitations, military discrimination, and social religious fears. Okay, the immediate cause was the use of greased cartridge. Though it failed, it ended company rules and brought India under the British crown in 1858. ओके, तो बेसिकली जो ये है ना, ये क्या है, 1857 का जो रिवॉल्ट था, 1857 के विद्रोह के बारे में ये क्वेश्चन है. ओके, ये टॉपिक है. तो बेसिकली लाइक 1857 एक ऐसा टाइम था जबकि फर्स्ट टाइम ब्रिटिश के खिलाफ रिवॉल्ट छिड़ा. ठीक है, रिवॉल्ट की स्टार्टिंग हुई. तो रिवॉल्ट की अगर कई बार क्वेश्चन आता है, लाइक क्वेश्चन आता है कि आखिर किसने मतलब कि स्टार्ट किया. हाँ, हु वाज द लाइक पर्सन हु स्टार्टेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857. सो लाइक देयर वाज नो वन सिंगल पर्सन की हम कहते हैं कि उन्होंने स्टार्ट किया था. ओके, सो द रिवॉल्ट डिडंट हैव अ सिंगल लीडर बट इट वाज स्पार्क्ड बाय द स्पॉइज इन मेरठ बेसिकली. ओके, स्पेशली आफ्टर द यूज ऑफ greased cartridge in their refills. A key figure who become like widely recognized was मंगल पांडे, है ना. तो बेसिकली क्या है, जब ये सारी चीज़ें हुई, जबकि पता चला, जब लोगों के बीच में बातें फैली कि जो ब्रिटिश हैं उनको जो बंदूक है, उनकी राइफल, उसके अंदर जो कार्ट्रिज होती है उसको निकालने के लिए हमेशा मतलब कि मुंह से निकालना पड़ता है खींच करके. तो उसमें सुअर या फिर गाय की चर्बी का यूज़ किया जा रहा है, उसके चमड़े का यूज़ किया जा रहा है. इस टाइप की चीज़ें फैली. तो उस टाइम पे जो की फिगर है ना, यानी कि सबसे ज़्यादा जो रिकॉग्नाइज किया जाता है वो वॉज मंगल पांडे, है ना. इसलिए हम कई बार बोलते हैं कि मंगल पांडे ने जो है 1857 की स्टार्टिंग की, मीन्स जो कि उस टाइम रिवॉल्ट हुआ यानी विद्रोह हुआ उसकी स्टार्टिंग की. ठीक है. अ सोल्जर हु रिपेल्ड अर्ली ऑन एंड इंस्पायर अदर्स, है ना. तो बेसिकली उस टाइम यही था कि क्योंकि उसने एक ने जब की आवाज़ उठाई तो उसके थ्रू और भी लोगों को मौका मिला इंस्पायर होने का, या फिर और भी लोगों को मौका मिला आगे बढ़ने का. सो द लीडर्स लाइक रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह टू एंड अदर लाइक रीजनल फिगर्स ऑल्सो टुक चार्ज, मेकिंग इट अ लाइक वाइड स्प्रेड एंड कलेक्टिव अपराइजिंग. ओके, सो बेसिकली दैट टाइम मंगल पांडे वॉज देयर हु स्टार्टेड इट. ओके, विद द फुल ऑफ लाइक हिज टीम. एंड वो सबसे ज़्यादा आगे क्यों मतलब माना जाता है, बिकॉज ही लेड दैट टीम. ओके, और उसके बाद फिर उसके देखे तो रानी लक्ष्मीबाई हो गए, या फिर उनकी तरह और भी लोग आए आगे बढ़ करके. ठीक है, बहादुर शाह टू जो थे उस टाइम पर, तो उन लोगों ने भी चार्जेस लिए, इसके लिए कदम उठाए. ठीक है, लड़ाई के लिए. तो इसका जो लाइक बेसिकली जो रीज़न था वो क्या था कि अब उनके अंदर जो था एक देश भावना की जगानी थी लोगों के अंदर. ठीक है, तो इसका लाइक कि अगर रिजल्ट की बात करें तो इससे बहुत ज़्यादा असर नहीं हुआ था. ओके, लाइक दैट वाज नॉट दैट मच इफेक्टिव कि समझे कि भाई हम तो आज़ादी मिल जाएगी अब. बट फ़ायदा फिर भी क्या हुआ था कि जो उस टाइम पर था ना 1857 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का राज ख़त्म हो गया था वहाँ से. ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज कोलैप्स्ड एंड एंडेड फ्रॉम देयर. ठीक है, एंड आफ्टर दैट 1857 British crown like ruled directly on India. ओके, तो ये चीज़ें थी. और साथ ही साथ उस टाइम लाइक के लोगों के अंदर जो था नेशन के लिए लव आने लग गया था. ठीक है. नाउ सेकंड नाउ अगर सेकंड हम ऑप्शन देखें, सॉरी
सेकंड पॉइंट, डॉक्ट्राइन ऑफ लाप्से। डॉक्ट्राइन ऑफ लाप्से को हम सिंपल अगर नॉर्मल उसमें देखें तो इसका हिंदी में मतलब होता है हड़प की नीति। हड़प मीन्स कि किसी चीज़ पे आप मतलब कि इनडायरेक्टली कब्जा करना चाह रहे हो, ठीक है। सो डॉक्ट्राइन ऑफ द लाप्से वाज अ पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड बाय द लॉर्ड डलहौजी। अकॉर्डिंग टू द इट, इफ एन इंडियन रूलर died without a natural heir, his kingdom would be annexed by the British. This policy led to the annexation of several states like Satara, Jhansi, and Nagpur. It creates anger among Indian rulers and become one of the causes of the revolt of 1857. तो 1857 की उसका रिवॉल्ट का एक और रीज़न क्या है कि बेसिकली उस टाइम पे जो लॉर्ड डलहौजी थे, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी जो थे ब्रिटिश रूलर्स में से एक, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक कानून बनाया, ठीक है, उन्होंने एक रूल लागू कर दिया उस टाइम पे, डॉक्ट्राइन ऑफ लाप्से मीन्स हड़प की नीति सिंपली। तो उसके अंदर क्या होता था कि जैसे कि किसी राजा का अगर किसी राजा का लाइक कि कोई वो नहीं है, कोई सन नहीं है, ठीक है, उनकी कोई औलाद नहीं है नेचुरली, तो मीन्स कि आगे वो किसी को लाइक अडॉप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। बेसिकली होता है ना, पहले भी होता था कि मान लो कि अगर राजा का लाइक कोई भी वो नहीं है, सन नहीं है, कोई भी चिल्ड्रन नहीं है उसके पास, सो दे कैन अडॉप्ट समवन एल्स। हाँ, बट जो कि ब्रिटिश थे उन्होंने क्या करा, इस कानून के अकॉर्डिंग उन्होंने ये रूल बनाया कि अगर राजा का यानी भारतीय संस्कृति के हिसाब से अगर उसकी संतान नहीं होती है तो उसका जो राज्य होगा ना वो ब्रिटिश के शासन में आ जाएगा, ठीक है, ब्रिटिश के अंडर आ जाएगा। और इसी लाइक इस रूल के वजह से जो था सतारा हो गया, झांसी हो गया या नागपुर हो गया, जैसे जो राज्य था ना वो विलय किया गया उसके अंदर, बेसिकली उसके अंदर मिला लिया गया, जिसकी वजह से कि बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई थी, ठीक है, झांसी की रानी आई थी, इस टाइप से और भी चीज़ें हुई। तो इससे जो था बेसिकली इंडियंस में लाइक बहुत वो अनकंफर्टेबल हो गए इसके अंदर, ठीक है। सो ये भी एक रीज़न बना 1857 के विद्रोह का, रिवॉल्ट का। ओके, नाउ कम ऑन थर्ड पॉइंट, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का मतलब क्या होता है, धन निकासी सिद्धांत, ठीक है, धन निकासी सिद्धांत, पैसा निकालने का तरीका आप बेसिकली कह सकते हैं। सो द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी वॉज गिवन बाय दादाभाई नौरोजी. It explained how British took India's wealth to England through salaries, profit, and trade. This weakened the Indian economy and made India poor. It is considered an important reason for India's economic backwardness during British rule. तो लाइक जो कि दादा भाई नौरोजी थे उन्होंने बताया कि जो ब्रिटिश हैं वो कौन सा रूल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इंडियंस से पैसा निकालने का। तो बेसिकली जो इंडियंस से जो धन था यानी राशि थी उसको निकालने का क्या रूल यूज़ कर रहे थे कि वो जो थे ब्रिटिश शासन में वो उनको कम सैलरी दे रहे थे, ठीक है, कम उनको लाभ दे रहे थे, ठीक है, और ट्रेड के माध्यम से बेसिकली क्या था, भारतीयों की जो संपत्ति थी वो इंग्लैंड ले जाया जा रहा था। ओके, यानी कि दिखाया ऐसा जा रहा था कि भाई इंडियन के साथ कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, बट क्या हो रहा था, धीरे धीरे करके इंडियंस की जो भी प्रॉपर्टीज़ थी, ठीक है, जो भी इंडियन उसमें फेमस चीज़ें थी उनको धीरे धीरे करके उनको ब्रिटिश लेके जाया जा रहा था। ओके, तो ये चीज़ किसने बताई, दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है, और जिसकी वजह से कि इंडियन इकोनॉमी जो है धीरे धीरे पुअर होते जा रही है बिल्कुल ही, ठीक है। इट इज़ कंसीडर्ड लाइक एन इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर इंडियाज इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। और ये जो है ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ों में से माना जाता है कि ब्रिटिश रूल के दौरान इंडिया कमज़ोर या फिर वीक या फिर मतलब इतना पिछड़ेपन की कैटेगरी में कैसे आया, ठीक है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है कि इस वजह से ये चीज़ें हुई हैं। देन अगर बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना है वो ही है 1885 में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कि
which party was like oldest party of the India? So you can answer nicely, that was Indian National Congress. ओके, जो कांग्रेस है वो लाइक आज की जो कांग्रेस है वो कांग्रेस एक टाइम पर जो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ करती थी, ठीक है। और आज के टाइम पे जो कांग्रेस है उसके कई सारे भाग होने के बाद, ठीक है, वो कई सारे पार्ट में डिवाइड हुए बाद में जाकर के, फिर जाकर के आज की कांग्रेस जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। ओके, बट पहले वाली कांग्रेस जो थी वो पूरे इंडिया के लिए लाइक स्टैंड लेने वाली थी। ओके, वो कोई एक मतलब सिर्फ एक पार्टी का नहीं था, वो क्या था कि इंडिया की तरफ से लड़ रही है, इस टाइप से चीज़ें। सो द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म्ड इन 1885 बाय A.O. हुमे। इट्स अर्ली aim was to bring political reform within British rule. It demanded Indian participation in administration and civil rights. Early leaders like Dadabhai Nauroji and G.K. Gokhale followed moderate methods like petitions and speeches. तो बेसिकली क्या था कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी स्थापना 1885 में हुआ, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ, 1885 में सॉरी। तो वो किसने की थी, किसके थ्रू हुआ, A.O. हुमे, ठीक है। एंड लाइक इसकी जो स्थापना है उसका उद्देश्य क्या था, बेसिकली उसका रीज़न ये था कि ब्रिटिश शासन के जो अंतर्गत राजनीतिक सुधार थे ना वो प्राप्त करना था, ठीक है। कांग्रेस ने प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी और नागरिकता की मांग की, ठीक है। दादाभाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण जो थे गोखले जैसे कि प्रारंभिक नेताओं ने याचिकाओं और भाषाओं जैसे उदाहरणवादी तरीकों पर तरीकों को अपनाया, ठीक है। तो बेसिकली जो इसकी स्थापना की गई थी इसलिए की गई थी ताकि इंडियंस को ना उनका अधिकार मिल सके, ठीक है। इंडियंस के थ्रू बनवाई गई थी ये पार्टी ताकि इनकी बात रखने के लिए भी कोई पॉलिटिकल लीडर हो इनकी तरफ से। ओके, सो नाउ कम ऑन आवर फिफ्थ पॉइंट, पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब पार्टीशन ऑफ बंगाल की अगर बात करते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज डन बाय लॉर्ड कर्जन इन 1905. It divided Bengal into east and west. Okay, Indians opposed it because it was a divide and rule policy. This led to the Swadeshi movement and boycott of British goods. It becomes a major turning point in Indian nationalism. ओके, तो बेसिकली क्या था, ये बंगाल की अगर बात करें पार्टीशन ऑफ बंगाल की जो तो कब हुई थी, ये 1905 में। सो 1905 में जो लॉर्ड डलहौजी थे ना, उन्होंने बंगाल का विभाजन किया। इसके तहत बंगाल को पूर्वी और पश्चिमी भागों में बांट दिया गया। भारतीयों ने इसका विरोध किया क्योंकि इसे फूट डालो और राज करो, जिसे कि डिवाइड एंड रूल कहते हैं, की नीति माना गया, ठीक है। इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन और ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार की शुरुआत हुई। ये भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, ठीक है। तो बेसिकली इस टाइम क्या हुआ, डिवाइड एंड रूल को रोकने के लिए इंडियंस ने जो कि ब्रिटिश गुड्स थे, ठीक है, जो भी स्वदेशी चीज़ें थी उनको मानने से इनकार कर दिया, ठीक है, उनको फेंकना स्टार्ट कर दिया। या फिर उस टाइम पे साथ ही साथ क्या करा था कि जितने भी ब्रिटिश काउंसिल के अंदर के जितने भी काम करते थे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, इंडियंस सब ने वहाँ से निकलना स्टार्ट कर दिया, सब ने उनका विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया, ओके, ताकि उनको ये चीज़ें फील हो और वो उस चीज़ को सही करें। अब आता है स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट की बात करें तो द स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड आफ्टर पार्टीशन ऑफ बंगाल, इंडियाज boycott British goods and promoted Indian products. People also supported national education and indigenous industries. It encouraged national unity and inspired future movement. तो बेसिकली क्या था, ये जो कि स्वदेशी मूवमेंट था, स्वदेशी मूवमेंट के तो स्वदेशी जो था वो आंदोलन कब हुआ, बंगाल विभाजन के होने के बाद, ठीक है, उसके बाद स्टार्ट हुआ, उसके विरोध में स्टार्ट हुआ बेसिकली। तो इसमें जो भारतीय थे ना, उन्होंने जो ब्रिटिश जितनी भी चीज़ें थी उनका बहिष्कार करना स्टार्ट कर दिया,
ठीक है, उसको वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया। एंड जो ब्रिटिश गुड्स थे उनको प्रमोट करने से बिल्कुल मना कर दिया। और अब किसको प्रमोट करने लग गए थे, ये बेसिकली इंडियन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना था, ताकि जो लोग हैं वो नेशनल एजुकेशन को सपोर्ट करें अच्छे से, ठीक है, और जो कि नेशनल इंडस्ट्रीज हैं वो ग्रो हो पाएँ। तो ये सारी चीज़ें थी, ये बहुत लाइक कि मेन मूवमेंट्स में से आता है, ठीक है। तो इसके वजह से क्या हुआ ना, उनका लक्ष्य पूर्ण लाइक स्वराज प्राप्त करना था बेसिकली, ठीक है, ताकि अपना देश वापस उनके हिस्से में आ पाए। नाउ कम ऑन आर 7th पॉइंट। तो 7th पॉइंट क्या है, एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स, है ना, एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स। सो एक्सट्रीमिस्ट लाइक बिलीव दैट moderate methods were not effective. Leaders like Bal Gangadhar Tilak, Vipin Chandra Pal and Lala Lajpat Rai supported aggressive methods like boycott and Swadeshi. They demanded complete self-rule and inspired mass participation. तो बेसिकली क्या था कि ये जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे ना, इसको एक तरह से कहते हैं उग्रवादी नेता भी कह सकते हैं, जो कि लाइक गुस्से वाले थे थोड़े, तो उनमें से माना जाता है। और उदारवादी तरीके से जो स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की जा सकती थी, ठीक है। बेसिकली क्या था, उनका मानना था कि जो मॉडरेट मेथड है वो इफ़ेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक हो गए या विपिन चंद्र पाल हो गए या फिर लाला लाजपत राय हो गए, तो इसके प्रमुख नेता थे बेसिकली उस टाइम पर। तो उन्होंने जो था बाइकआउट को और स्वदेशी और जन आंदोलन जैसे आक्रामक उपायों का समर्थन किया। बेसिकली उन्होंने इन सब चीज़ों का सपोर्ट किया, ठीक है, कि उनके सामान को हाथ मत लगाओ, या फिर जो कि स्वदेशी बेसिकली जो भावना है उसको उन्होंने सपोर्ट किया, ठीक है। उन्होंने डिमांड किया क्या, कंप्लीट सेल्फ रूल, मीन्स हमें प्रॉपर इंडिपेंडेंट चाहिए, इंस्पायर्ड मास पार्टिसिपेशन। तो उनका बेसिकली जो कि उनका जो बेसिकली उनकी डिमांड क्या थी कि हमें सेल्फ कंट्रोल चाहिए अपने ऊपर, ठीक है, हमें किसी के अंडर नहीं रहना। नेक्स्ट आता है सत्याग्रह। अब सत्याग्रह को तो नाम सुनते ही पता है, हु डिड सत्याग्रह, हु स्टार्टेड इट। सत्याग्रह वॉज स्टार्टेड बाय द गांधी जी, राइट, महात्मा गांधी। सो सत्याग्रह मीन्स ट्रूथ फोर्स, ओके, सत्याग्रह मीन्स ट्रूथ फोर्स or non-violence resistance, okay. It was introduced by Mahatma Gandhi, okay. It involves peaceful protest against injustice. It was first used in Champaran, okay, Kheda, Ahmedabad movement. It becomes the main tool of India's freedom struggle. So basically जो सत्याग्रह था ना, सत्याग्रह को क्या बोला गया कि मेन फ्रीडम टूल्स ऑफ द स्ट्रगल, ओके, मेन टूल ऑफ द इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, इसको माना गया। तो सत्याग्रह के अंदर बेसिकली क्या था कि आपको सच के साथ खड़ा रहना है, ओके। गांधी जी का मानना ये था कि आपको नॉन वायलेंस से ही चीज़ें करनी है, ओके। और जिसके साथ साथ उन्होंने कई सारे आंदोलन करे उस टाइम पर, ठीक है, जिसमें आता है चंपारण हो गया, खेड़ा हो गया। चंपारण वॉज डेड फॉर लाइक नील की खेती के लिए हुआ था ये बेसिकली, ठीक है। चंपारण जो है, चंपारण नाम की जगह पे हुआ था। खेड़ा, अहमदाबाद जो हो गया मूवमेंट, इन सब चीज़ों को सपोर्ट किया गांधी जी ने, ओके, विद अ पीसफुल प्रोटेस्ट, ओके। सेम जो कि आज के टाइम पे भी बहुत कम लोग करते हैं, बट इट्स ओके। ओके, 9th पॉइंट है हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो कि 1922 तक का वो माना जाता है। सो दिस मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। तो ये रूल भी जो है किसके द्वारा लाया गया, महात्मा गांधी, ठीक है, लेड बाय महात्मा गांधी। इंडियंस लाइक बॉयकॉट schools, courts and foreign goods. It was started due to like Jallianwala Bagh, okay, and Khilafat issues. It was withdrawn after the Chora Chori incident in 1922 when violence broke out. तो बेसिकली क्या था, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, जिसको कि असहयोग आंदोलन भी कहा जाता है, ठीक है, असहयोग आंदोलन ही होता है बेसिकली
हिंदी में। तो जो असहयोग आंदोलन है या फिर नॉन कॉर्पोरेट मूवमेंट जो है वो महात्मा गांधी द्वारा किसके लिए चलाया गया था, ब्रिटिश शासन के विद्रोह के लिए, ठीक है, उसके विरोध में चलाया गया था। तो इसमें जो बेसिकली इंडियंस थे ना, उनको क्या करना था, स्कूल जो भी सरकारी स्कूल थे या जो कि अदालत थे, कोर्ट वगैरह हो गए ना, और जो भी फॉरेन गुड्स थे उनका बहिष्कार करना था, उनको यूज़ नहीं करना था बिल्कुल भी, ठीक है, उनकी चीज़ों से बिल्कुल ही अपनी दूरी बनानी थी, ताकि उनको ऐसा फील हो सके कि हाँ भाई इनके बगैर हम कुछ नहीं हैं, या फिर कि ये हमारे खिलाफ हो रहे हैं, ठीक है। लाइक कि उस टाइम बेसिकली दास वगैरह बहुत वो यूज़ होते थे, है ना, इंडियंस थे बिल्कुल गुलाम बना के रखा जाता था। तो अगर इन सब चीज़ों का वो इंडियंस अगर विरोध करेंगे तो बेसिक सी बात है कि उनके जो दास वगैरह हैं वो भी उनके साथ नहीं रहेंगे, ठीक है, उनके काम वगैरह करने में उनको प्रॉब्लम होने लग जाएगी। तो इसलिए उन्होंने क्या करा, बहिष्कार करना स्टार्ट करा। इसकी शुरुआत जो है कब हुई, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था और खिलाफत आंदोलन हुआ था, ठीक है, तो उनके कारण ये स्टार्ट हुई। और 1922 की बात करें, जबकि चोरा चोरी का हिंसक घटनाओं के बाद गांधी जी ने इसे वापस ले लिया बेसिकली। तो जब चोरा चोरी कांड हुआ था तो उस टाइम क्या हुआ था कि कई सारी चीज़ें हुई थी बेसिकली। तो बेसिकली क्या हुआ था ना चोरा चोरी कांड के टाइम पर, कि जो लोग थे, जो प्रोटेस्टर थे, वो उन्होंने गुस्से में एक पूरे पुलिस स्टेशन को ही लाइक आग लगा दी थी, है ना, पूरे पुलिस स्टेशन को जला दिया था, जिसके अंदर के अराउंड 21 और 22 जो कि पुलिस ऑफिसर थे वो जिंदा ही लाइक जल के मारे गए थे। तो उस चीज़ से इनको बहुत दुख हुआ, ठीक है, ही फेल्ट वेरी बैड एंड ही लाइक गेट बैक टू हिज वर्क, ओके। बेसिकली उन्होंने जो कि वो मूवमेंट था उसको वहीं पे रोक दिया और उसको वापस ले लिया, ओके। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है, ओके, चोरा चोरी कांड उसको कहते हैं वहीं से। देन आता है हमारा 10th पॉइंट। 10th पॉइंट इज जलियांवाला बाग मसेकर, ओके, जलियांवाला बाग मसेकर, लाइक ओके। So on 13th April 1919, British British General Dyer opened fire on a peaceful crowd in Amritsar, Jallianwala Bagh. Hundreds of people were killed and many injured. This incident shocked and whole nation and increased anger against British rule. It became a major reason for the non-cooperation movement. ओके, तो बेसिकली अगर हम बात करें कि उसकी जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये बहुत लाइक कि फेमस वो है, ठीक है, जलियांवाला बाग मैसेकर की बात करें तो इट वाज लाइक वेरी फेमस, कि इसको हर कोई जानता है बेसिकली। अगर नाम लेते पता चलता है हाँ भाई ये चीज़ें हुई थी, कहाँ हुई थी, अमृतसर में हुई थी, पंजाब के अमृतसर में बेसिकली। और कब हुई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो 13 अप्रैल 1990 में हुई थी, 1919 में हुई थी। किसके थ्रू, ब्रिटिश जनरल डायर जो थे उनके बोलने पे बेसिकली क्या हुआ था, जो पीसफुल प्रोटेस्टर थे बेसिकली वहाँ पर, तो उनके ऊपर लाइक कि उनके ऊपर फायरिंग की गई थी उनके बोलते ही, ठीक है। और पूरा का पूरा जो कि जलियांवाला बाग था वो खून से लथपथ हो गया था, ठीक है। इवन अगर आज के टाइम पर भी उस ज़मीन को लाइक रेड वो लाल ज़मीन कुछ बोला जाता है आई थिंक, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत लाइक कि 100+ लोग मारे गए थे, बहुत सारे लोग मारे गए थे, बहुत सारे लोग इंजर्ड हो गए थे, ठीक है। तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा लाइक क्रूशियल टाइम माना जाता है। और बहुत ही और यही रीज़न था कहीं ना कहीं उसके नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के लिए, ओके। अब देखें 11th पॉइंट है सॉल्ट मार्च, जिसे कि दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है, ओके, नमक सत्याग्रह, ओके। तो द सॉल्ट मार्च वॉज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी इन 1930। कब स्टार्ट हुआ ये, 1930 में स्टार्ट हुआ दांडी मार्च, या फिर सॉल्ट मार्च कहते हैं इसको। ही वॉकड फ्रॉम साबरमती आश्रम to Dandi to break the salt law. Okay, it was a protest against British monopoly on salt. It gained like worldwide attention and strengthened the civil
डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो बेसिकली यहाँ पे क्या था ना, बिफोर दिस टाइम सॉल्ट भी जो था ना वो भी उसके ऊपर भी टैक्स लगाए जाते थे, ठीक है, खाने के हर चीज़ पर टैक्स था। सॉल्ट तो बेसिक सी नीड है ना लोगों की। तो गांधी जी को चीज़ें पसंद नहीं आई, तो उन्होंने क्या करा कि बेसिकली उन्होंने इसके खिलाफ आंदोलन निकाला, क्योंकि उस टाइम पे अंग्रेज़ों के खिलाफ तो आंदोलन चल ही रहे थे। तो जो दांडी मार्च की जो स्टार्टिंग करी है वो कहाँ से, साबरमती आश्रम, ठीक है, वहाँ से दांडी नाम की जो जगह थी जहाँ पर कि इन्होंने जाकर के बेसिकली उसको फिनिश किया था, ठीक है। तो वहाँ तक किया गया था ये, और इसके कि उस जर्नी में ना बहुत सारे लोग आए थे, हाँ, बहुत सारे वुमेन्स हो गए, मेंस हो गए, या फिर जो भी ओल्ड या यंग पीपल थे, ठीक है, बहुत लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। और इसका रीज़न क्या था, बेसिकली रीज़न यही था कि जो ब्रिटिश ने सॉल्ट के ऊपर भी अपनी मनमानी ढंग से वो कर रखा है, टैक्स चढ़ा रखा है, उससे छुटकारा पाना था। यानी कि उनके खिलाफ जा कर के सॉल्ट को बनाना था, लेके आना था, जो भी है, ठीक है, ये था उसका रीज़न। और उसमें उसके अंदर जो कि था, इनको बेसिकली क्या प्रॉफिट हुआ, फर्स्ट कि उन्होंने वर्ल्ड वाइड अटेंशन ग्रैब किया, सेकंड कि उन्होंने जो ब्रिटिश के जो रूल थे ना उनको उन्होंने ब्रेक कर दिया वहाँ पे, ठीक है। और साथ ही साथ बहुत सारे जो लोग थे उनको भी उससे कॉन्फिडेंस मिला, ठीक है, बाकी इंडियंस को भी कॉन्फिडेंस मिला कि हम भी कर सकते हैं, टाइप ऑफ। नाउ 12 पॉइंट। तो सेकंड जो 12th पॉइंट है वो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। This movement started in 1930 under Gandhi's leadership. People refused to obey British law, especially tax law. It includes salt making, protest, and boycott of foreign goods. It involves large participation from women and farmers. तो बेसिकली यहाँ पे क्या था, 1930 की बात है ये भी। तो इस टाइम पर जो था ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1930 में अंडर गांधीज लीडरशिप। गांधी जी ने ये भी स्टार्ट की थी, क्या था, ठीक है, जिसको कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं, यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो इसके अंदर बेसिकली यही चीज़ थी कि ब्रिटिश कानूनों का जो था विरोध करना था, ठीक है, और उनके जो भी कानून थे उनके सभी कानूनों को, यानी उनके सभी रूल्स को मानने से मना करना था। स्पेशली अगर उनके जो टैक्स लॉज थे, ठीक है, कि आपको टैक्स पे करना है, जो भी टैक्स लॉ थे उनको मानने से मना करना था। साथ के साथ उसी टाइम पर सॉल्ट मेकिंग का भी वो हुआ, ठीक है, सॉल्ट मेकिंग जिसमें कि दांडी मार्च किया गया, जिसके लिए उन्होंने वहाँ जा कर के दांडी जगह नाम की जगह पर जा कर के उन्होंने सॉल्ट बना करके उनके लॉ को तोड़ा था। प्रोटेस्ट हो गए, ठीक है, और जो कि बॉयकॉट हो गया फॉरेन गुड्स के, यानी उनके सामानों को ना यूज़ करना, ये सारी चीज़ें इस टाइम पे हुई, ठीक है। और इसमें सबसे मेन चीज़ जो थे इसमें इट इन्वॉल्व्स लार्ज पार्टिसिपेशन फ्रॉम वुमेन एंड फार्मर्स। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा तो पार्टिसिपेशन था किसका था, महिलाओं का था, और फार्मर्स यानी किसानों का था, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, किसके, सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंदर, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर। ओके, नाउ टर्न ऑफ 13 क्वाइट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। ये आपको पता होगा ना, भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि क्वेश्चन आता है कहीं ना कहीं, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर नहीं भी आता तब भी आपको ये पता होना चाहिए कि क्वाइट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, किसके थ्रू स्टार्ट किया गया। तो ये स्टार्ट हुआ था 1942 में, ठीक है। सो लॉन्च्ड बाय गांधी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। तो ये जो कब स्टार्ट हुआ था, 1942 में हुआ था। हु लेड दिस थिंग्स, Gandhi, okay, led by Gandhi basically. This movement demanded immediate British withdrawal from the India. The slogan was "Do or die." British arrested most leaders, but people continue protest. It becomes a final mass movement before independent. तो बेसिकली इसमें क्या था ना कि क्वाइट इंडिया मूवमेंट में ये स्टार्टिंग की गई थी गांधी जी के थ्रू, ठीक है। और उस टाइम साथ के साथ क्या चल रहा था, वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। इस मूवमेंट का जो कि डिमांड बेसिकली ये था कि इमीडिएटली जो ब्रिटिशर्स थे उनको इंडिया छोड़ना था, ठीक है, उनको इंडिया से जाना था। और उसी टाइम पे वो टाइम ऐसा हो गया था कि डू और डाई, यानी कि करो या मरो वाला जो काम है वो वाला टाइम था, ठीक है।
और उस टाइम ये बेसिकली जो था, एक गांधी जी ने स्लोगन दिया था ये, ठीक है, गांधी जी ने स्लोगन दिया था डू और डाई। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हु सेड लाइक करो या करो और मरो, हु सेड डू एंड डाई, हु गेव दिस स्लोगन, सो यू कैन से सिंपली गांधी जी। ओके, दिस वाज गिवन बाय गांधी जी, जो कि उस टाइम पे जो ब्रिटिश लीडर्स थे उन्होंने बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट किया, जो भी इंडियन लीडर्स थे उनको अरेस्ट किया, बट स्टिल protest was continuously going on. Okay, and it became a like final mass movement before independent. ठीक है, तो बेसिकली ये था स्वतंत्रता से पहले, इंडिपेंडेंस पहले ये ना एक लेकिन लास्ट जो था सबसे बड़ा मूवमेंट था। ओके, अब आता है हमारा 14 पॉइंट। 14 पॉइंट क्या है? कैबिनेट मिशन 1946। So cabinet mission क्या था? Basically the cabinet mission came to India in 1946, discussed transfer of power. It proposed a federal structure with providence and groups. However, differences between Congress and Muslim League led to failure, which eventually resulted in पार्टीशन। तो बेसिकली उस टाइम क्या था, 1946 में कैबिनेट मिशन लाया गया। ठीक है, कैबिनेट मिशन जो 1946 में लाया गया भारत स्टार्ट लाइक कि इंडिपेंडेंस से पहले। तो उस टाइम पे एक ये चीज़ रखी गई कि जो इंडियन फ्रीडम से पहले कि जो इंडियन पावर है, सत्ता है, तो बेसिकली क्या था ना, जो कैबिनेट मिशन थे 1946 में ये भारत आए। ठीक है, कैबिनेट मिशन जो कि बेसिकली ब्रिटेन से बुलवाया गया था, तो उन्होंने अगर के एक ऑफ़र रखा इंडियंस के सामने उस टाइम पर, सिर्फ एक तरफ होने का, यानी एक देश बनने का प्रॉपर। बट क्योंकि उस टाइम पे जो कि कांग्रेस थे, ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के जो कि बीच में कुछ वो थे कुछ प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ, उनके बीच में जो भी फेलियर थे, तो उनकी वजह से क्या हुआ कि यही रीज़न बना देश के डिवाइड होने का बेसिकली। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि कैबिनेट मिशन क्या था, ठीक है, एंड कब आया, तो आप बेसिकली सीधा सीधा बता सकते हो कैबिनेट मिशन वॉज केम इन 1946, डिस्कस ट्रांसफ़र ऑफ पावर, कि किसके लिए बुलवाया गया था, पावर ट्रांसफ़र के डिस्कशन के लिए बुलवाया गया था कि आप एक साथ हो जाओ, इस टाइप से करके उनका ऑफर था। बट क्योंकि जो कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग थे उन लेड टू फेलियर बिकॉज कि जो कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग थे उन दोनों के बीच सही बातचीत नहीं बन पा रही थी। ठीक है, तो उस वजह से क्या हुआ, यही बाद में जा कर के कंट्री के डिवीज़न का पार्टीशन का रीज़न बना। अब लास्ट फाइनल और लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, क्वेश्चन नंबर 15, partition of India 1947. It is very important, it is very important question for your exam and for just to learn or remember. So India was so basically India was partitioned into India and Pakistan. Okay, so before there was no Pakistan. Okay, before there was only India, but after independent it became India and Pakistan. Okay, in 1947 it was based on religious differences between Hindus and Muslims. It led to large scale violence and migration. India became independent on 15th August 1947. Okay, तो बेसिकली क्या था कि 1947 में जब कि डिवीज़न हुआ, तो उससे पहले तक तो कोई पाकिस्तान का कोई आइडिया नहीं था। बट इस मूवमेंट पे जाकर के क्या हुआ, दोनों कंट्री अलग हो गई। ठीक है, सो बिफोर देयर वाज ओनली वन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको कि आज हम इंडिया का संविधान बोलते हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो प्रॉपर इंडिया के लिए बनाया गया था। बट क्योंकि फिर बाद में जाकर के पाकिस्तान अलग हो गया, ठीक है, इंडिया का डिवीज़न हो गया, तो उस टाइम पे जो थे इंडिया का जो रूल था वो इंडिया में ही रह गया। बट पाकिस्तान जो है प्रॉपर तरीके से उन्होंने अपना अलग रूल चुना, अलग हर चीज़ अलग हो गया उनका। और ये डिवीज़न किसके बिहाफ पे था,
रिलीजियस के बिहार पे था। बेसिकली ये हिंदू और मुस्लिम की बात हो गई यहाँ पर, ठीक है। जब से ही जो चीज़ें चल रही हैं, और वो था बहुत ही लाइक वायलेंस भरा टाइम था, ठीक है। यहाँ से जो कि उस टाइम पे पाकिस्तान के हिस्से वाले लोग इंडिया में रहा करते थे, उनको इंडिया से पाकिस्तान जाना पड़ा, पाकिस्तान से इंडिया आना पड़ा। लाइक दैट वाज वेरी मिजरेबल टाइम, बहुत ख़तरनाक था। ओके, सो 15 अगस्त 1947 को फाइनली इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट। ओके, सो यहाँ पे हमारा जो है चैप्टर प्रॉपर ख़त्म होता है। चैप्टर मीन्स ये जो हमारा प्रॉपर नोट था यहाँ पे ही एंड होता है। ओके, अगर आपको कोई क्वेश्चन है जो कि मैं सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, या फिर अगर आपकी कोई डाउट है, तो आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। आई विल श्योरली गिव यू आंसर, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।